जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज के इस क्लास में दोस्तों समझेंगे विटामिन सेक्शन से, ठीक है ना। विटामिन से कुछ बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम जो ये डिस्कस करेंगे, ध्यान रहे हम लोग वन लाइनर जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे कवर कर रहे हैं। वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन सेक्शन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा वो होगा विटामिन ए का, ठीक है। जो विटामिन ए होता है ना, वो गाजर में जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो कहाँ संचित रहता है भाई विटामिन ए? तो वो यकृत में रहता है फ्रेंड्स, ओके। थायमीन है, थायमीन क्या है भाई? तो विटामिन बी है, उसे हम लोग थायमीन के नाम से भी जानते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो भाई जिस विटामिन में कोबाल्ट सम्मिलित होता है, शामिल होता है फ्रेंड्स, उसे हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि जिस यहाँ पे बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है, तो ध्यान दीजिए विटामिन डी की अगर कमी रहेगी, ठीक है, तो बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वो काफ़ी मुड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए भाई कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि विटामिन डी किससे हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन B2 का अन्य नाम है? तो राइबोफ्लेविन नाम है फ्रेंड्स, याद रखें, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी का एक दूसरा नाम भी है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बींग, अगर निरंतर वो कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की खपत होगी, तभी तो वो कार्य कर रहा है। तो उसे ज़रूरत होती है 4000 कैलोरी की, ओके फ्रेंड्स, 4000 कैलोरी। तो ये ध्यान दें 4000 कैलोरी पर डे। कह रहा है कि साइनोकोबालामिन, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन है। तो भाई विटामिन B12 है यहाँ पे साइनोकोबालामिन, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वो क्या है? तो विटामिन सी है फ्रेंड्स, ओके। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला होता है, आपको भी पता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? देखिए अगला प्रश्न पूछ दिया गया, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ओके, तो वो आंवला हो जाएगा, ओके। विच इज़ द बेस्ट, ओके, विच इज़ द एक्सलेंट रिसोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंवला, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, ठीक है, और दांत हिलने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो विटामिन सी की कमी से ही ऐसा होता है, ठीक है। उसे एक रोग भी बोलते हैं, पायरिया, ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक अम्ल नाम क्या है भाई? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन है? तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है फ्रेंड्स कि ये किसी भी सब्जी में नहीं प्राप्त की जा सकती, नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखिए यहाँ पे उत्तर मिल गया, जो मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो भाई विटामिन डी है, ठीक है ना, जो सूर्य का जो धूप निकलता है, ठीक है ना, प्रातः काल में, ठीक है, तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो उत्तर है फ्रेंड्स विटामिन डी की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में विटामिन ई जो है वो स्पेशली रूप से जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कुछ कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, कह रहा है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है या जमता है? ठीक है, तो देखिए विटामिन के कारण जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का माफ कीजिए जमता है। ओके, या बनता है। तो मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए विटामिन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वो जो है ध्यान दीजिए, वो यहाँ से स्टार्ट है। यस, यहाँ से स्टार्ट है, देखिएगा। ओके, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन बी जो है वो पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। अगला देखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यहाँ पे लिख रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है भाई, रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वो भाई बहुत ही सिंपल है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विटामिन सी, अगर सब्जी को काट के धो देते हैं तो उसमें से विटामिन सी क्या हो जाता है भाई? निकल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोल्डन धान में, ठीक है ना, सर्वाधिक मात्रा या सबसे अधिक मात्रा होती है किसकी? तो विटामिन ए की सबसे ज़्यादा मात्रा या अधिकता पाई जाती है गोल्डन धान में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाओं से। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में जो है रिपीट करता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, तो देखिए लैमार्क तथा टैबरेनस ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा नाम, लैमार्क तथा टैबरेनस। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? तो भाई वो अरस्तु जाने जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे अरस्तु हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं? ये भी अरस्तु हैं, ध्यान दीजिए। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी के जनक हैं। ओके, यानी बॉटनी के जनक हैं तो वो थियोफ्रैक्टस हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई। कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं? तो भाई वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो भाई ये रेशियो ध्यान दीजिए 64 बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग वन लाइनर जो है प्रश्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन से, है ना, मानव अस्थियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में, है ना, कौन सी फसल सहायक है? तो वो फली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना, में लेगहीमोग्लोबिन, ठीक है ना, लेगहीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है या उसका क्या कार्य है? तो भाई ऑक्सीजन का अवशोषण करना उसकी जो है कार्य है। ठीक है, आगे देखिएगा,
कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो भाई तपेदी। ओके, तपेदी जो रोग होता है भाई, डिजीज, वो जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया से होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह कहलाता है? तो भाई जीव विज्ञान कहलाता है ना। जैसा कि आपको पता है, जीव विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों से रिलेटेड अध्ययन किया जाए, जीव विज्ञान कहलाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि फाइकोलॉजी, ओके, ये साइकोलॉजी नहीं है, फाइकोलॉजी। तो देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगर यही साइकोलॉजी होता तो भाई वो मानव के एक्टिविटी या उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में, ठीक है। ये फाइकोलॉजी है। अगला देखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है भाई, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कह रहा है, तपेदी यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा जीवाणु है जो तपेदी उत्पन्न करने वाला है जीवाणु। ओके, अगला देखिएगा, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। देखिए बायोलॉजी अगर होगा तो जीव से रिलेटेड है, जबकि एक्सोबायोलॉजी होगा फ्रेंड्स तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन की वहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, एंथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिएगा, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ओके, एंटोमोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ प्रश्न है यहाँ पे। कह रहा है कि सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई सांपों का, है ना, सर्पों का मतलब स्नेक्स, सांपों का अध्ययन ही सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नाम से ये यहाँ पे सिंपल याद कर पाएंगे आप। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में ध्यान दीजिए, यहाँ पे डर्मेटोलॉजी का मतलब त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो डर्मेटोलॉजी से याद रखिएगा त्वचा और उससे रिलेटेड उनके डिजीज यानी रोगों का जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ध्यान दीजिए, कुछ अन्य तथ्य भी हैं उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रश्न क्या है, जरा ध्यानपूर्वक एक बार रिवाइज करिएगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में ये मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जैव निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो भाई जीवाणुओं की मदद से, उसकी सहायता से जो है हम अपशिष्ट को किसी जो है सहायता से उपयोगी पदार्थ में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? भाई तो भाई बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है, ठीक है भाई। देखिए किसके द्वारा दूध खट्टा होता है भाई? तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, दूध से या दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस है। ओके, लैक्टोबैसिलस, ध्यान दीजिए, दूध जो होता है भाई, दूध से दही का बन जाना, तो उसमें क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस जो है उसके अहम रोल अदा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए ध्यान दीजिएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वो क्या है? तो वो एड्स है भाई, ठीक है। HIV क्या होता है भाई? तो वो ध्यान दीजिए, HIV के द्वारा ही
होने वाला रोग को हम एड्स कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये HIV जो होता है फ्रेंड्स वो DNA और प्रोटीन का एक मिश्रण होता है। ठीक है, हमने एड्स के वीडियो में बता रखे हैं, इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करा है, आप वहाँ से जाके हमारे वीडियो में बायोलॉजी सेक्शन से देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एड्स वायरस क्या है, तो एक सूची RNA का। ठीक है फ्रेंड्स, एक सूची है किसका, तो RNA का है, यहाँ पे समझिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण वायरस है भाई, वायरस के कारण होता है। ठीक है, कई सारे कारण से इसके। अगला प्रश्न देखिएगा, HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूम्यूनो, है ना, क्या कह रहा है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, H से ह्यूमन, ओके, I से इम्यूनो, यहाँ पे लिख रहा है ना कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, V से वायरस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिएगा, एड्स फैलता है, कैसे फैलता है भाई, शारीरिक संपर्क से, है ना, असुरक्षित यहाँ पे यौन संबंध से, और सेकंड रीजन हो जाएगा भाई जैसे टैटू वगैरह कराने से, है ना। अगला देखिएगा, विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में भाई न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है यहाँ पे। सार्स क्या है, तो विषाणु जनित रोग है, सार्स जो है भाई वो विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिएगा, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, माय डियर फ्रेंड्स वो वायरस के कारण होता है खसरा रोग। ठीक है, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी कौन सा रोग जो है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चेचक है फ्रेंड्स, ओके, चेचक। ऑलराइट, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, ठीक है ना, फुट एंड माउथ, इसको हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं भाई, मुंह पका खुरपका रोग। ठीक है, ये जंतुओं में होता है, खासकर उनके खुरमे पैरों में। तो ध्यान दीजिए, जंतुओं में होने वाला फुट, यहाँ पे लिख रहा है ना, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है भाई, तो वो विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण यहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ पे। ठीक है, आलू में मोज़ेक रोग, है ना, मोज़ेक डिजीज का कारण तत्व है, तो वो भी विषाणु है, वायरस है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, मशरूम क्या है, तो भाई मशरूम एक प्रकार का क्या है, कवक है। चलिए, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो पेनिसिलिन था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो भाई पेनिसिलिन था, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो भाई ये भी कवक से होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो माइकोराइजा। ओके फ्रेंड्स, माइकोराइजा, ध्यान रखिए। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं, तो लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है फ्रेंड्स, वो क्या है, तो ध्यान रखिए, कवक है और शैवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, कवक और शैवाल, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे, तो लाइकेन से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, साबूदाना, ठीक है ना, शैगो, साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से। ठीक है फ्रेंड, साइकस से साबूदाना बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, ठीक है ना, इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इफेड्रा से। ओके फ्रेंड, इफेड्रा से। अगला प्रश्न भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स, ओके, कहलाता है, तो जिंकंगो के, जिंकंगो। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई अगर डेड सेल है, ठीक है, तो उसमें तो वो मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, जीवित में ही करेगा, डेड है तो नहीं करेगा ना भाई।
तो विषाणु वृद्धि करता है किसमें, तो जीवित कोशिका में करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो पर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, हम लोग उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही कारगर साबित होंगे ये सभी के सभी प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुरीजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है। देखिए ये जो कुरीजी पुष्प है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आपने शायद इसका नाम सुना हो या ना सुना हो, डज नॉट मैटर, बट यू हैव टू नो अबाउट इट। ओके, तो कह रहे हैं कि कुरीजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है। देखिए भाई, इन 12 ईयर्स, ओके, 12 वर्ष में ये एक बार खिलने का इसका रीज़न क्या है, तो फ्लोरिजन स्राव। ठीक है, फ्लोरिजन स्राव के कारण ही यह 12 वर्ष में एक बार खिलता है। चलिए, संसार का सबसे छोटा जो फूल है, पुष्प है, वो क्या है, तो देखिए ओल्फिया है। ठीक है फ्रेंड, ओल्फिया। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो ताज़ा पुष्प समूह। ठीक है ना फ्रेंड्स, ताज़ा पुष्प समूह जो होता है वो फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये भी ध्यान रखिए, ये छोटा है कौन सा, वोल्फिया। ओके, वोल्फिया जो है, और जो बड़ा है भाई वो रेफ्लेशिया है। ध्यान दीजिए, दोनों में या कॉमन है, आप याद रखिएगा, बट कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ओके, डोंट बी कंफ्यूज इन एग्जाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो भाई वो पुष्प ही है। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्प है। अगला देखिएगा, प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज में से कौन सा भाग है जो खाने योग्य है, हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तना है। ठीक है फ्रेंड्स, तना हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। आलू है, क्या है भाई, रूपांतरित तना है। ओके फ्रेंड्स, कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन स्टीम है। ओके, आगे देखिएगा, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किस पेड़ से, तो चीड़ के पेड़ से। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहाड़ी एरियाज में होते हैं चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फूल की कली से प्राप्त होता है क्या, लौंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने से, जड़ से, है ना, शाखा से, ये चीज़ पूछ रहा है, तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निश्राव से। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्राप्त की जाती है हशीश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलराइट, आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। अब रीज़न क्या है आपको बेहतर पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस के बारे में फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है भाई इस क्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए, तो भाई वो CO2 है। ठीक है ना, CO2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जो मैं बोल रहा था प्रकाश संश्लेषण ही कहलाती है भोजन तैयार करना। ओके, अगला देखिएगा, कह रहा है कि सिकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कह रहा है कि जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्रकृति उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, ठीक है, तो भाई वो क्लोरोक्वीन है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरोक्वीन है, ध्यान दीजिएगा। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दालचीनी। ठीक है फ्रेंड्स, किस पेड़ की छाल, कह रहा ना कि किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, वो है दालचीनी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन के
पेड़ को, सैंडल ट्रीज को। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं, तो उभय लिंगाश्रयी। ओके, उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। ठीक है, तो पत्ती के जो लाल, नारंगी और पीला रंग होते हैं, जो भी आप पत्ती देखिएगा पेड़ों के, पौधों के, लाल, नारंगी और पीला, तो किसके कारण होते हैं भाई? कैरोटीनाइड के कारण ही होते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो 3 पादप परिवारों से ये सभी क्या है? रिलेटिव है, संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को भाई पौधे में नहीं, हम घास में गिनते हैं। सोचिए, इतने बड़े बड़े बांस को हम घास में गिनते हैं, पौधों में नहीं। वो प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर बढ़ते रहता है, प्रतिदिन बढ़ता है, सोचिए। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो पत्ते और सूखे फल जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, उपयोगी होते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ज़ैट्रोफा से। ठीक है ना, ज़ैट्रोफा से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो भाई आंवला को। आंवला बहुत सारे कामों में आता है। ठीक है, आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है भाई, और भी बहुत सारे उसके यूज़ हैं। ठीक है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो स्तन पाई में। ठीक है फ्रेंड्स, लिटमस प्राप्त होता है तो लाइकेन से। ठीक है, किस फसल में एजोला एनाबिन। ठीक है, कह रहा है कि किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो भाई चावल में। ठीक है ना, चावल में इस प्रकार का जो है उर्वरक प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन के बीज से। ध्यान दीजिए, फलीदार पादों में, है ना, पादों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो भाई वो सहजीवी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, जड़ें धनात्मक भूमियानुवर्तन, ठीक है ना, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं, तो ये क्या है भाई? तो अधिकांश होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है? तो भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं, आपको ये बेहतर पता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना, क्या होती है फ्रेंड्स? उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। अगर ध्यान दीजिए, इन तीनों में से, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इन तीनों में से कोई एक भी उपस्थित नहीं है, तो आपको बता दें माय डियर फ्रेंड्स कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। ठीक है ना, और ये सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती है। इसके लिए CO2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल का होना बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताएं कि तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो तीनों हैं आपको दिख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, अगर इनमें से एक नहीं है, तो भाई यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसको आगे कभी आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको कभी और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा।
अगर अभी तक आपने अपने चैनल आशीर्वाद जिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले भाई, ठीक है। अगर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में सीखना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।